Hello student. Hello student. In this lecture we are going to study about this topic magnetism. So in last lecture we have discussed the syllabus of the fourth unit. So let's see the magnetism. So we already familiar with this word magnetism. तो मैग्नेटिज्म क्या है वो तो हम सभी को पता है that you have a magnet, we have north pole, south pole, like that. We have some forces around it, some magnetic field around it. Okay, जो क्या बोलते हैं ऐसे नॉर्थ से निकल के आपके साउथ की तरफ जाता है. ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है. तो ये जो बेसिक है आपको इसमें भी यही पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी द बेसिक. ओके, देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ओके, एंड जो आपका मैग्नेटिज्म है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट thing in practical life because we have many things related to magnetism, like this in the second topic. Second point, let's see. Many of our modern technological devices rely on magnetism and magnetic materials. This include electrical power generator, transformer, electric motors, radio, television, telephones, computers. So this thing is very important in our life, right? So let's see. Another point is that iron, some steel. So जो आयरन है कुछ स्टील है, ये नेचुरली जो नेचुरली अकर मिनरल्स लोडिस्टोन आर नोन एज एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स दैट एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया. तो आपके हर एक जो मटेरियल होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक है कि नहीं है. सो लेट्स सी. तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे टॉपिक में. पहला तो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं, दिस मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच हैव सम प्रॉपर्टी, जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनके मैग्नेटिज्म को डिफाइन करती है. जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में आपको मटेरियल रख दिए और उसके बाद देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, या न्यूट्रल है. सो उसके नेचर के आधार पर किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उसके नेचर के आधार पर उसको डिफाइन किया गया है कि वो कौन सा मटेरियल है. ठीक है. उसके बाद आता है हिस्टेरेसिस सिस्टम, देन द सॉफ्ट हार्ड मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, देन द मैग्नेटिक स्टोरेज. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये लेक्चर है ये बेसिकली काफ़ी बेसिक रहेगा, और यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस थिंग, सो यू कैन रीड दिस थिंग. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप पहले से ही पढ़ चुके हैं. सो वी प्रोवाइड अ गुड पीडीएफ फॉर दिस टॉपिक्स. सो लेट्स सी. तो पहली बात ये है कि एक टर्म आता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स, कि आपका मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट हो रहा है. ठीक है. तो जो बेसिक चीज ये होती है कि आपका जैसे कि एक न्यूट्रॉन होता है. ठीक है. हमको क्या पता है, न्यूट्रॉन अपने एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है. तो क्या होता है जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ठीक है. ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है. तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, आपके डायरेक्शन को आप उंगलियों से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा. और आपको क्या पता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सिस में तो घूम ही रहा है, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस तो ये चक्कर काट ही रहा है, लेकिन जैसे जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमता है, मतलब ये ऐसा भी गोल गोल घूम रहा होगा. तो इसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा. ठीक है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी है वो जनरेट इसलिए हो रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट या पॉइंट के अबाउट, तो वहां पे चांस है कि वहां मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो. ठीक है. कुल मिला के आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसी पॉइंट का एलोबरेशन है, इसको रीड कर लीजिएगा आप पॉज करके वीडियो को. यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. अब जैसे कि लेट्स सी, पढ़ ही लेते हैं एक बार. जैसे कि each electrons in the atoms has magnetic moments that originate from two sources. तो वही बात बोल रहा है कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन है एटम में, उसमें दो तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट्स आ सकता है. क्योंकि हमने को क्या पता है, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड तो गोल गोल घूमता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमता है. ठीक है. जैसे कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये आपका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. तो ये ऐसे गोल गोल तो घूम ही रहा है. ठीक है. और अपने इस एक्सिस के अबाउट भी गोल गोल घूम रहा है.
तो ये जो तरीके से आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर सकता है। तो वही पहला पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट है वन इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस बीइंग अ मूविंग चार्ज एन इलेक्ट्रॉन में कंसीडर टू बी अ स्मॉल करंट लूप। करंट लूप की बात ये कर रहा है क्योंकि हम लोग करंट क्या होता है, करंट मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल का जब मोशन होता है वही करंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रकार से एक चार्जिंग मटेरियल अगर मोशन में है तो वहां करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जनरेटिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये काफी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। एंड हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जिसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है अपने उंगली को उसी डायरेक्शन में घुमाना है। तो जो आपका थंब का डायरेक्शन आएगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच इलेक्ट्रॉन में आल्सो बी थॉट एज स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस टू अदर मैग्नेटिक मूवमेंट originates from this electron spin which is directed along the spin axis as shown in figure। so इसके बारे में बता दिया कि अगर ये आपका एक्सिस है तो इस एक्सिस के अराउंड खुद के एक्सिस के अराउंड भी वो गोल गोल घूम रहा है, तो वहां उस एक्सिस के अराउंड भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। अब जो अनदर पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इन ईच इंडिविजुअल एटम ऑर्बिटल मूवमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैंसिल ईच अदर। जैसे कि हमने क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जैसे सब सेल में कैसे भरे जाते हैं, जैसे कि ये अगर पी है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, पहले ऐसे भरेंगे, उसके बाद बारी से ऐसे भरना चालू होगा, पेयरिंग होना चालू होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है वो आपके सब सेल में एक अगर क्लॉक वाइज है दूसरे का एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो इस टाइप से वो अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट अपर डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा नीचे वाले में कर लेगा। मतलब ये है कि अगर कोई सब सेल पूरा फुल है इलेक्ट्रॉन से तो उनका स्पिनिंग अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। So in each individual atom, orbital movements of some electron pair cancel each other. This also holds for spin movements. For example, the spin movement of an electron with spin up will cancel that one with spin down. तो एक spin up बोल रहा है, एक spin down बोल रहा है, मतलब opposite direction में, ठीक है। Sorry. Second one, the net magnetic moment then for an atom is just the sum of the magnetic moments of each of the constituent electrons including both orbital and spin contribution। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्बिटल और स्पिन कंट्रीब्यूशन दोनों होता है। ऑर्बिटल मतलब आपका ऑर्बिटल मतलब ऐसा गोल घूमने वाला किसी न्यूक्लियस के अराउंड, और स्पिन का मतलब ये अपने एक्सिस के अराउंड खुद गोल गोल घूमता है, तो वो हो गया स्पिन, ठीक है। For an atom having completely filled electron cells or subcells, when all electrons are considered, there is total cancellation of both orbital and spin moment। तो कुल मिला के जो आपका मोशन है इलेक्ट्रॉन का, अगर पूरी तरीके से भरे हुए हैं आपके सेल और सब सेल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुए हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। Thus, the material composed of atoms having completely filled electrons shell are not capable of being permanently magnetized। तो इस टाइप से आपका जो मटेरियल जिसमें आपका सब सेल और सेल पूरी तरह भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनदर पॉइंट क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द इनर्ट गैसेस। तो आपके इनर्ट गैसेस ऐसे होते हैं, इसके एग्जांपल। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। तो दिस इज फॉर यू, इसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा है कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है केवल, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, और अगर उसका मोशन हो रहा है तो वो डेफिनेटली एक करंट लूप की तरह रहेगा और एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इसी के बारे में बताया गया, तो इसको आप पढ़ लेंगे टॉपिक को। सो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड line of force, magnetic field lines of force around a current loop and a bar magnet। मतलब ये है कि आपको ये तो बेसिक चीजें, जैसे कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि ये एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तो नॉर्थ से आपकी जो क्या बोलते हैं मेडिकल सॉरी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होगा, निकलेंगी और कहाँ पे जाके खत्म होंगी, साउथ पे जाके खत्म होंगी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, ये ऐसे जाके ऐसा चला जाता है। लेकिन अगर बात करें अंदर की, तो अंदर में आपका नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ वो लाइन को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो मेन कंसिडरेशन होता है वो कोई भी मैग्नेट है उसके बाहर का होता है, क्योंकि बाहर में वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उससे हमको मतलब है। तो ये जो लाइनें होती है वो ऐसा है कि ये पास पास में काफी मतलब अगर इसके हम लोग मैग्नेट के पास है या चुंबक के काफी पास है, तो ये जो लाइन की इंटेंसिटी वो काफी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो कि आपने एक निडल रख दिया, सपोज करो आपने ऐसे निडल रख दिया, तो जो आपको जो डायरेक्शन नापते हैं जिससे, वो आपने एक रख दिया है कंपास बॉक्स। तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है, उसमें भी क्या होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। सपोज आपका एक आपने रख दिया, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल, राइट। सो आप क्या करोगे, इस कंपास को सपोज यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपने यहाँ रख दिया सपोज करो, तो ये ऐसा होगा, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो ये जो है पार्ट वो इसका नॉर्थ है, तो ये वाला पार्ट इसका साउथ हो जाएगा, इसका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है उसी के अलोंग हो जाएगा। और अगर आपने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया तो क्या हो जाएगा, कंडीशन बदल जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये वाला पोर्शन इसका सॉरी ये साउथ है, तो ये वाला पोर्शन जो आपका कंपास बॉक्स है वो नॉर्थ वाला इधर आ जाएगा, साउथ वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है मैग्नेटिक लाइन है, उसी लाइन के अराउंड कोई भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल भी उसके अराउंड लग जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलाउंग आप मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या बोलते हैं, अलाइन करेगा खुद को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने चुंबक रख दिया, तो ये जो चुंबक का जो मैग्नेटिक लाइन है, तो जैसे दूसरा चुंबक रखोगे तो वो डेफिनेटली पैरेलल आएगा इसके, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि आपने एक NS वाला, मतलब ये आपका एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को आप ऐसे खड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ये सिंपल ऐसे चिपक जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चिपक जाएंगे। मतलब ये समझो कि सपोज करो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ ऐसा है, ऐसा। तो देखिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी के अलाउंग दूसरा वाला मैग्नेट भी जम जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी के अलाउंग दूसरा वाला मैग्नेटिक मटेरियल भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, सो लेट्स सी द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। In this, let's see the first point. We describe magnetic behavior in terms of several field vectors. The externally applied magnetic field, sometimes called magnetic field strength. मतलब यही, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली लग रहा है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। मान लो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, ऐसा सपोज मैंने एक मैग्नेट रख दिया NS, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, इनके चारों तरफ आएंगी। ठीक है, मतलब ये है कि सपोज दिस इज योर मैग्नेट, तो यहाँ से लाइनें निकलेंगी और सभी डायरेक्शन में, मतलब अगर आप इस मैग्नेट को टॉप व्यू में देखते हो तो 360 डिग्री पे हर जगह पे लाइन जाएंगी। ठीक है, और लाइनें नॉर्थ से निकल के घूम के साउथ में खत्म होंगी। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेट। तो इसके चारों तरफ, मतलब जब टॉप व्यू से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, हर एक एंगल पे, मतलब 360 डिग्री तक पूरा आपकी लाइनें निकल रही हैं, नॉर्थ से और साउथ में जा रही हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो ये आपने एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, इस मैग्नेट के रखने के कारण जो आपका यहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप एक मैग्नेट रख दो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगा, या फिर आपने क्या करना है, आप एक वायर लो और उसको लूप बना लो और उसमें करंट फ्लो कराओ, तो उसके कारण भी आपका क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर ये सपोज कर लो ये एक वायर है, ठीक है, तो इसमें करंट सपोज करो आई जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको आपको कैसे पता चलता है, सपोज करो दिस इज योर वायर और जो डायरेक्शन है करंट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने जो आपका अंगूठा रहेगा उसको आपने डायरेक्शन ऑफ द फ्लो में रखना है, और उसके बाद जो आपकी ये उंगलियां जो
डायरेक्शन शो कर रही है, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये तार है तो इसमें जा रहा है, तो इस तार के अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये भी एच हो गया, क्योंकि कोई भी मीन्स हो उससे जो जनरेट होगा फील्ड उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा वो एच से डिनोट होगा। मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो ज्यादा हैवी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये तार है, इसको आप टॉप में देखो, तार एक पॉइंट दिखेगा, तो इसके चारों तरफ मतलब ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है कि तार के पास पास में, काफी पास पास में रहेंगी, और दूर दूर जैसे चले जाएंगे तो वो काफी दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तार में आपका, कोई वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, और जैसे दूर पहुंचेंगे वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया होगा H इज इक्वल टू एन एल एन आई अपॉन एल। तो ये उसके लिए है जब आप क्या बनाते हो, एक सेकंड पॉइंट के लिए। जैसे कि आपका जो सेकंड पॉइंट है काफी, लेट्स सी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मींस ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइल या सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की बात कर रहा है, मतलब सिलिंड्रिकल कॉइल क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, आपने जो वायर था उसको ऐसे सिलिंड्रिकल बना दिया, ऐसे टर्न करा दिया। ठीक है, तो जब आप ऐसे टर्न कराओगे तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा लेंथ पे, एल पे। ठीक है, तो उस केस में आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। मान लो आप ज्यादा से ज्यादा टर्न करा रहे हो वायर को, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये समझ लो कि आप अगर ये वायर है, एक बार आपने ऐसे किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तार के अराउंड ऐसे जनरेट हो रही है। अब फिर आपने गोल घुमा के ऐसे कर दिया तो दूसरे तार में भी ऐसी जनरेट होगी। तो कुल मिला के जितना ज्यादा टर्न करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को साथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगी। तो ये आपका जो एच है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन आई अपॉन एल। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कराओ किसी तार में, और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखो, और लेंथ कम से कम रखो। मतलब कम लेंथ पे आप ज्यादा ज्यादा टर्न रख दोगे तो उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, दैट इज डिनोटेड बाय एच, राइट। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट देखो, करंट का आपको यूनिट पता है क्या होता है, करंट का यूनिट हमको पता है कि एम्पियर होता है। ठीक है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। तो ये नंबर ऑफ टर्न क्या है, उसका कोई यूनिट ही नहीं है, और डिवाइड बाई एल मतलब मीटर। तो इसका जो यूनिट होता है सिंपली आपका एम्पियर पर मीटर होता है, या जनरल कई बार हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एम्पियर टर्न पर मीटर, ये या फिर एम्पियर पर मीटर, दोनों आपका सही ऑप्शन होगा अगर पूछा जाए कि जो एच होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, इसी को इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है फिर से, इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये समझ लीजिए कि आपने प्रोड्यूस कर दिया एच, लेकिन जो आपने एच प्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, वो एच डिपेंड करता है कि मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड, हम्म, सो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है आपका वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें देख लीजिए क्या है, द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय V। तो इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है। ठीक है, represent the magnitude of internal field strength within a substance that is subjected to an H field। इसका मतलब ये है कि आपका कोई मटेरियल है, उसको आप H फील्ड में रख दिए तो उसके अंदर कितना इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो
कुल मिला के आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसको बी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है इनसाइड द मटेरियल, ये बात याद रखनी है। जो आपने एच लगा दिया था, एच क्या था, वो एक्सटर्नल फील्ड था। मान लो यहाँ पे आपने एक चुंबक रख दिया, तो यहाँ से आपने लगा दिया, चुंबक रखने के कारण काफी स्ट्रॉन्ग चुंबक है या काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो इसके कारण ये एच जनरेट हुआ, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है। अब यहाँ पे आपने एक मटेरियल रख दिया, यहाँ पे सपोज आपने एक और मटेरियल रख दिया जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर कितना जनरेट हुआ, ये एच अप्लाई करने के कारण इसके अंदर कितना जनरेट हुआ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर में जो है वो आपका इंटेंसिटी है एच है, वो फील्ड है, और जो कोई मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ वो हो गया बी। ठीक है, मतलब ये है, देखिए नाम में लिखा है इंडक्शन, मतलब इसके अंदर कितना इंड्यूस हुआ। तो इंडक्शन का मतलब ऐसा होता है कुछ एक्सटर्नल चीज के कारण किसी के अंदर में कितना जनरेट हुआ कुछ, तो ये हो गया बी। तो जो बी है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एच के। क्यों, क्योंकि आपने एच इंटेंसिटी वाले फील्ड में रखा है, तो उसके कारण कुछ बी जनरेट हुआ, तो एच जैसे जैसे बढ़ाओगे उसके इंटरनल में बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक प्रकार से आपका बी ऐसे रिलेटेड है, बी इज इक्वल टू योर म्यू एच। तो ये जो टर्म आता है म्यू, ये क्या आ गया, तो ये जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर परमिएबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट पहले देख लीजिए क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ बी आर टेस्ला, ये याद रखने वाली बात है, यू हैव टू रिमेंबर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रख सकते हैं। बोथ बी एंड एच आर फील्ड वेक्टर्स, मतलब ये है जो बी और एच है वो उसमें डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि बी वाला तो हम पता ही है, जैसे एच की बात करें, अगर अगर हम बात करें एच की, जैसे कि यहाँ आपने मैग्नेट रख दिया, ठीक है, ये एन है, यह ऐसे, तो यहाँ से फील्ड ऐसा गया, ठीक है, ऐसे गया बाहर, ऐसा गया, ठीक है, तो ये है डायरेक्शन, और इसमें मैग्नीट्यूड दोनों है। तो जो एच वाली क्वांटिटी है आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैरी कर रही है। और यहाँ पे आपने सपोज कर दिया एक मटेरियल रख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक मटेरियल रख दिया, तो इसके इंटरनल में मान लो जो अरेंजमेंट होगा इंटरनल में मैग्नेटिक फील्ड का, वो सपोज करो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन पर्टिकुलर फील्ड में रखने के कारण इसमें कुछ जनरेट हुआ मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और उसका डायरेक्शन है कुछ, तो उसको हम डिनोट करते हैं बी से, मतलब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ज्यादा एच की वैल्यू रखेंगे तो इनमें वैल्यू भी ज्यादा जनरेट होगी। तो ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बी में भी और एच में भी, तो ये बात याद रखनी है। फिर ये रिलेशन तो आपको याद ही रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, third point is the magnetic field strength and flux density are related according to this point, where mu is your permeability। ठीक है, तो जो फैक्टर है आपका, the parameter mu is called permeability which is a property of specific medium। मतलब ये बात याद रखनी है, जो म्यू होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है, वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। मान लो आपने एयर ले लिया, वैक्यूम ले लिया, या पर्टिकुलर कोई मटेरियल ले लिया, तो ये डिपेंड करता है इन सब पे। और एच क्या है, थ्रू विच एच फील्ड पासेस एंड इन विच बी इज मेजर्ड। तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि आपने एच इंटेंसिटी लगाया, कोई मटेरियल रख दिया, तो उसके अंदर बी फ्लक्स जनरेट हो गया, तो बी फ्लक्स जो जनरेट होता है वो रिलेट कैसे होता है, बी इज इक्वल टू बी इंटू एच। तो ये जो म्यू है वो परमेबिलिटी शो करता है मीडियम का। मान लो आपका जो मीडियम वो एयर है या वैक्यूम है, या फिर मीडियम आपका क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है म्यू। ठीक है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब हम लोग समझते हैं परमेबिलिटी मतलब कितना परमिट कर रहा है। मान लो आपका एक मटेरियल रख दिया फील्ड में, और मान लो ये वो फील्ड को जाने ही नहीं दे रहा है, दूर दूर भेज रहा है, तो इसकी परमेबिलिटी खराब है। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा मटेरियल है, सपोज को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, अब ये ऑब्जेक्ट इस लाइन को अपने से होके जाने नहीं दे रहा है, भगा रहा है यहाँ से, दूर दूर कर रहा है, तो इस मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, कम है, और ये स्पेसिफिक टाइप का एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हम लोग डिफाइन भी कर देंगे आगे चल के। ठीक है, और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे
कि आपने यहाँ रख दिया, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइन को बहुत ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करेंगे, बोलेंगे आओ इधर से जाओ। तो ये हाई परमेबिलिटी शो कर रहा है मटेरियल ये वाला, और ये लो कर रहा है। तो परमेबिलिटी के आधार पर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो। यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म इन वैक्यूम, ये आ गया। अगर फील्ड आपका वैक्यूम है तो म्यू नॉट डिफाइन करते हैं। एच फील्ड इंटेंसिटी है जो लगी रही है, और अगर वैक्यूम है तो उस समय जो वैल्यू होगी उसको वी नॉट से शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या चीज होती है, अपने को क्या पता है कि जो भी बी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका बी जनरेट हो रहा है वो किसके कारण जनरेट हुआ था, एक्सटर्नल फील्ड के कारण। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड के कारण है तो म्यू टू एच हो जाता है। लेकिन आपका जो ये बी है, जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी मटेरियल के अंदर, अगर मटेरियल पहले से आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर पहले से कुछ मैग्नेटाइजेशन हो, उसका खुद का मैग्नेटाइजेशन हो, तो उस समय क्या होगा, जो आपका टोटल बी हो जाएगा वो क्या वैल्यू हो जाएगी, एम। एम जो मटेरियल का पहले से था और है जो एक्सटर्नल लग गया, उन दोनों का समीशन करके आपका टोटल या फाइनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें पॉइंट है, इसको याद रखना आपको, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इंटरनल किसी भी मटेरियल में इंड्यूस हो रहा है, वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके इंटरनल में जो पहले से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके कारण भी कुछ है, तो दोनों का वेक्टर समीकरण में होगा। ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन में सेम है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो वैल्यू कम भी हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ H field, the magnetic moments within a material tends to become aligned with the with the field and to reinforce it by virtue of their magnetic fields. The term mu naught m is measure of its contribution. मतलब ये बोल रहा है कि म्यू नॉट एम जो है वो किसी के मटेरियल के लिए है। जैसे कोई मटेरियल आयरन हो गया, उसके लिए काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और आपके लिए कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगी, उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर मटेरियल का। और एक्सटर्नल फील्ड तो एच है ही, एच इज एक्सटर्नल फील्ड जो किसी मटेरियल पर अप्लाई हो रहा है, और एम है वो मटेरियल का एक बार बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है मटेरियल खुद से, कि अगर आयरन वगैरह या आपका मैग्नेटिक मटेरियल काफी अच्छा है तो इसकी वैल्यू काफी अच्छी होगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा और बी की वैल्यू बढ़ जाएगी काफी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखना है अपने को कि जैसे कि अपने को पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू एच, मतलब बी जो फ्लक्स डेंसिटी जो जनरेट हो रही है वो एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है वो उस फील्ड में आपका जो मीडियम है वो अगर वैक्यूम है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू म्यू नॉट हो जाती है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है म्यू नॉट की, तो इसकी वैल्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो म्यू नॉट की वैल्यू ये होगी। एच को हमने पहले डिफाइन कर दिया था इस टाइप से। अब क्या बोल रहा है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है ना बी की वैल्यू, इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं। कब, जब हम लोग वैक्यूम को हटा दें, जो हम लोग का मीडियम है उसको हटा के वहां कोई मटेरियल रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल रख दें। तो उस केस में अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग उस समय जो वैल्यू है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया कि इस बी को बढ़ाने के लिए अपने क्या है शुरुआत में, कि सपोज करो आपने वैक्यूम रखा था तो उस समय आपका बी की वैल्यू ये आ रही थी, उसकी हमने बी नॉट बोल दिया, सिंपल। अब पर्टिकुलर इस म्यू नॉट को हम लोग क्या करें, रिप्लेस करने वाले हैं किससे, कोई मटेरियल के साथ, तो हमने म्यू मटेरियल को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय जो आपका वैल्यू आएगा उस समय वो हो जाएगा बी। तो इसमें हमने क्या देखा, इस म्यू को कैसे डिफाइन किया गया है, यू कैन से दिस इज द एक रिलेटिव परमेबिलिटी टर्म आता है, वो क्या होता है वो देख लो। म्यू और रिलेटिव क्या होता है, म्यू पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ म्यू एट वैक्यूम, मतलब परमेबिलिटी वैक्यूम में कितनी है और परमेबिलिटी किसी मीडियम में कितना है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो
ये म्यू को रिप्लेस कर दो आप म्यू आर म्यू नॉट से। तो यहाँ पे उन्होंने यही किया हुआ है, तो ये बी इज इक्वल टू ये आ गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि कितना इंक्रीज हो गया फ्लक्स डेंसिटी, तो एक प्रकार से दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, पहले बी नॉट था और अभी बी हो गया, तो इंक्रीज कितना हो गया, घटाने पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आता है म्यू नॉट को छोड़ के डैश एच डैश वाला, उसी को इसने क्या कर दिया, एम कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, एम को और एच को रिलेट किया। एम एच को रिलेट किया तो एक टर्म आ गया आपका इस टाइप से कि m बाई एच आ गया आपका, दैट कम्स टू बी लाइक म्यू आर माइनस वन। ये आपका आ गया रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसी को एक टर्म हटा के बोल दिया, सिंपल सा वर्ड है जाई से। ये सिंबल एक्स जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं जाई। तो m बाई एच को डिफाइन कर दिया जाई से, और इसी जाई का एक नया नाम रख दिया ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, m बाई एच है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ m इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड एज फॉलोज। सो m is equal to xi m and h, and called and is called the magnetic susceptibility, which is unitless। ये भी याद होना चाहिए। The magnetic susceptibility and the relative permeability are related as follow। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, like your xi is relative permeability minus 1। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब आता है क्लासिफिकेशन। So let's see the classification। The type of magnetism include diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism। In addition, antiferromagnetism and ferrimagnetism are considered to be the subclass of ferromagnetism। तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली तो आप बोल सकते हैं कोई मटेरियल को हम लोग डिफाइन करें तो बोल दो, पहला टाइप हो सकता है कि मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है और दूसरा हो गया नॉन मैग्नेटिक। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली आप बोल सकते हो कि कुछ है मटेरियल जो मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हमको मतलब ही नहीं है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या है, आपका पहला हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक, दूसरा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, और तीसरा जो आता है वो आपका आता है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के ही सब क्लास क्या आते हैं, एक आता है फेरी और एक आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसके बारे में देखते क्या है। All the material exhibit at least one of these types, and the behavior depends on the response of electron and atomic magnetic dipoles to the application of an external applied magnetic field। कुल मिला के ये बोल रहा है कोई मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे या मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे, तो वो सब कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड पे, तो वो जो बिहेवियर है उसी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली आपका ये टर्म देख लीजिए। जैसे कि हमने ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जाई। सो जाई की वैल्यू 0 हो गई किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम से मतलब ही नहीं अपने को, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलेशन है बी इज इक्वल टू 1 प्लस जाई म्यू नॉट एच। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बता रहा है। तो वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, जाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिंपल वैल्यू आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1, दिस विल बी 1, सो इट विल बी म्यू नॉट इनटू एच। तो वैक्यूम में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जैसे का तैसा है, उसमें कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसकी बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें बी की वैल्यू बढ़ जाती है काफी ज्यादा। क्यों बढ़ जाती है, ये देखो, ये जो ग्राफ है आपका वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपने शो कर रखा है एच और यहाँ पे कर रहा है बी। मतलब अब एच क्या होता है, एच हमेशा एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने क्या कर लिया, एक लोहे का टुकड़ा लिया उसको फील्ड में रखा, तो इसके अंदर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, काफी ज्यादा जनरेट होगा। मतलब एच के छोटे से वैल्यू पे ही आप देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा वैल्यू बी का आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल
जो हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्स कर जाए, उनके अंदर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाए, जनरेट हो जाए, तो ऐसे मटेरियल आपके मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे मटेरियल जिनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो तो वैक्यूम हो गया। ठीक है, और जिनमें बहुत ही कम फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है वो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में फर्क पड़ता है वो होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या होता है डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है, समझ लो कि सपोज करो कि आपका मटेरियल है, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड ऐसा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी इसी के डायरेक्शन में ही जनरेट होगा। ठीक है, और अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करता हूं तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसमें वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइज हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है और इन द डायरेक्शन होता है, और डाई वाले में कम होता है, पैरा वाले में क्या है, काफी कम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसमें आपको एक बार रीड आउट करना है क्योंकि काफी चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो ये नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यू हैव टू स्टडी दिस थिंग। यहाँ कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, जैसे कि आयरन लिया है आपने, आयरन के अलग अलग आयन लिए हुए हैं, आयरन के जो आयन है उसमें अलग अलग वैल्यू होने के कारण क्या हो रहा है आपका, जैसे कि Fe3+ आयन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि वो एक दूसरे को पूरा कंप्लीट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन Fe2+ आयन जो होता है उसमें कुछ नेट रह जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो इसको आपको पढ़ना है, बिहेवियर देखना है टेम्परेचर का, जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आयरन का तो एक टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है पूरी, तो दैट टेम्परेचर इज क्यू टेम्परेचर। तो कोई भी मटेरियल जिसको आप हीटअप करो और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर आपका क्यू टेम्परेचर होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिगर वगैरह दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। तो इसी के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं और कुछ वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड, ये आपको याद रखनी है, जैसे कोबाल्ट, निकिल, आयरन, Fe3O4, तो इनका ये वैल्यू जो है ये डिग्री सेल्सियस में दिया हो, इसको आपको देखना है, याद भी रख लेना है एक आध के। तो आयरन का इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट और निकिल इनका भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बाद ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, और जो वो टेम्परेचर है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर दे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूर टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आता है हिस्टैरिसीस की बारी। इसमें आपने क्या करना है, ये H हो गया, ये B हो गया, ये क्या है कि आपने H एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना है और B है वो किसी मटेरियल के इंटरनल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो है। तो आपको एक मटेरियल लेना है, जैसे एक मटेरियल मैंने ले लिया, इसको मैंने एक H वाले फील्ड में रख दिया, पर्टिकुलर H फील्ड में, तो इसके अंदर B जनरेट होगा। अब क्या करना है, H को वेरी करना है, H की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और इसको बढ़ाऊंगा कुछ वैल्यू तक, S तक। तो ये 0 से स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई। ये जो ये नीली वाली ग्राफ है भैया, ये स्टार्टिंग से कुछ ऐसी है, लेट्स सी। तो यहाँ से कुछ ऐसा गया ग्राफ, उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया। अब क्या होगा, मैंने h को यहाँ तक बढ़ाया, वैल्यू s तक, तब जाके इसकी वैल्यू सपोज करो कोई b तक आ गई, मान लो सपोज दिस इज वैल्यू ऑफ h1, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ b1। अब क्या करूंगा, मैं h को और बढ़ाऊंगा, लेकिन क्या आएगा, कुछ कंडीशन के बाद ये नहीं बढ़ेगा, ग्राफ ऐसा चला जाएगा। मतलब मैं h की वैल्यू यहाँ पे चला गया, मान लीजिए 5 टाइम h1 कर दिया, लेकिन तब भी ये जो b1 है वो कांस्टेंट b1 ही रह गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितना इंड्यूस होगा फ्लक्स वो लिमिटेड है, वो एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड तो करता है लेकिन एक हद तक करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ता रहे। ठीक है, यहाँ तक ये बढ़ के खत्म। अब क्या करना है, इसको मुझे डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब इस फील्ड को मान लो मैं यहीं तक मैग्नेटाइज किया H1 तक, अब इसको मैंने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में H को किया, तो क्या होगा, ये आपका जो B की वैल्यू है, जो इंटरनल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, वो इस पाथ को फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है, वो
इधर से आता है, रिवर्स आता है, ये वाला पाथ जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप जब h की वैल्यू घटाते घटाते जीरो कर दोगे O पे, लेकिन उस समय आपके पास कुछ ना कुछ रेसिडुअल बचा रहेगा B की वैल्यू। इसका मतलब ये है जो रेसिडुअल है ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक, एक प्रकार से बोल सकते हैं आपने एक मैग्नेट बनाया, परमानेंट मैग्नेट बनाया, और उसकी वैल्यू क्या है, Br है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसको और निगेटिव डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज किया, इसकी वैल्यू बढ़ाते गए। तो यहाँ पे जाके सी पे, पॉइंट सी पे क्या होगा, एस सी निगेटिव डायरेक्शन में जाने पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, बी की जीरो होती है। तो एक ग्राफ को आप कंटिन्यू करोगे तो एस डैश में जाओ, जस्ट मिरर इमेज मिल जाएगा इसको। उसके जब फिर से आप वापस आओगे तो आपको एक बी आर माइनस में मिल जाएगा, फिर आगे जाओगे एच प्लस में आ जाएगा। तो जो बी आर है, एस सी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एस सी है आपका कोरेसिव फोर्सेस, एंड बी आर है आपका जो रेमिनेंस है। रेमिनेंस है मतलब, रेमिनेंस का मतलब जो बचा हुआ है, मतलब आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो भी कर दिया तब भी एक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो कुछ समय बाद उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, फील्ड बना रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब शो करता है। जैसे कि आपने आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब आप एक मैग्नेट के साथ आयरन के एक टुकड़े को रख दो, तो कुछ देर बाद आप उसको हटा दोगे तब भी उस आयरन में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म दिखेगा आपको, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा आयरन कुछ समय तक। तो यही वो बी आर की वैल्यू है, इसी कारण वो बिहेवियर करता है मैग्नेट जैसा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, ये सब हो गया कोर्सिव फोर्स वगैरह। ठीक है, फिर परमानेंट और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, एक आता है हार्ड एंड सॉफ्ट। तो स्ट्रेसिस कर्व में जिसका एरिया कम होगा वो आपका सॉफ्ट वाला हो जाएगा आयरन, और जिसका एरिया ज्यादा होगा वो आपका हार्ड वाला हो जाएगा। दैट इज द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दिस इज द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो हियर कम द सॉफ्ट एंड द हार्ड मैग्नेट्स। इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट वाला जल्दी से मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जो रिस्टोरेज हो रही है वैल्यू काफी कम है मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर के बोल सकते हैं जो कैपेसिटी है सॉफ्ट मटेरियल की वो कम है। और हार्ड वाले क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है और स्टोरेज भी ज्यादा रहेगा। तो जो आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा उसका यूज करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और इसके फर्दर और यूज है, जैसे गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट दैट इज द for hard one, this is the property for good for permanent magnets, right? So ऐसी आपको और प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद क्या होता है, आपका जो ये आता है मैग्नेटिक स्टोरेज, तो इसके बारे में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द लेक्चर।